गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 आप पढ़ रहे थे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था मेंडल के आनुवांशिकता के नियम में प्रभाविता का नियम, यानी कि वह किस प्रकार से हमारे लिए प्रभावी और अप्रभावी था। जब ये प्रभावी हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। और जब ये प्रभावी नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। जिसे कल हमने आपको पौधों के रूप में से बताया था, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, और उसमें लक्षण भी हमने आपको दर्शाए थे कि किस प्रकार से उसमें प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं तथा उनका अनुपात भी बताया था कि 1:2:1 के रूप में ये निकल कर आते हैं, जिनका 25 रेशियो कैसा होता है? 25-50-25 होता है। आज उसी के आगे जो दूसरी हेडिंग है वो है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता करना। तो हेडिंग डालेंगे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए, जो युग्मक होते हैं n, यानी कि एक ही प्रकार के होते हैं। जब 2n तो दो अलग अलग प्रकार के युग्मक हो जाते हैं, यानी कि नर और मादा के। लेकिन पृथक्करण इनका यानी कि शुद्धता कैसे देखी जाए? ये शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध का मतलब ये कि जैसे लंबे पौधे वो शुद्ध हो गए और जैसे बौने पौधे वो अशुद्ध हो गए। तो लिखिए, इस नियम के अनुसार लिखेंगे सभी लोग। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के, इस नियम के अनुसार किसी भी, इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के, इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव, जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय, जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। फिर से सुनेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे मेंडल के एक संकरण द्वारा भी, इसे मेंडल के एक संकरण द्वारा भी समझा जा सकता है।
एक संकर संकरण द्वारा भी समझा जा सकता है। देखिए इन्होंने इसमें यह बताया है कि किसी भी जीन युग्म के उसमें क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है। लेकिन जब युग्मक निर्माण क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि पृथक माने होता है अलग अलग हो जाना। जब अलग अलग हो जाते हैं तो युग्मक कहाँ पहुँचता है, एक ही जीन में एक ही बार पहुँचता है। यानी कि बहुत सारे हैं तो बहुत सारे नहीं पहुँचेंगे, सिर्फ एक ही पहुँचेगा। ठीक है। और युग्म इसे ही हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं कि उसमें से एक ही शुद्ध होकर गया। वही क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है। अब इसकी पुष्टि करेंगे कैसे, जैसे उसकी पुष्टि की थी कि कैसे हुआ ये, अब इसकी भी पुष्टि करेंगे तो हेडिंग डालेंगे एक संकर संकरण द्वारा पृथक्करण की नियम की पुष्टि। लिखेंगे एक संकर संकरण द्वारा एक संकर संकरण द्वारा पृथक्करण के नियम की पुष्टि। पृथक्करण के नियम की पुष्टि यानी कि इसको सिद्ध करो कि एक नियम संकरण द्वारा पृथक्करण की पुष्टि हो रही। कैसे, अब सिद्ध करना है तो लिखेंगे प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे शुद्ध लंबे ना होकर प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे, प्रथम संतानीय की जानते हैं ये था पीटी और ये पीटी। तो जब इससे जो हमें प्राप्त क्या हुए थे, ये प्राप्त हुए थे, तो यही तो था प्रथम पीढ़ी है। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे शुद्ध लंबे कैपिटल टीटी शुद्ध लंबे ना होकर संकर पौधे होते हैं। यानी कि ये वाले संकर पौधे होते हैं जो उसमें जीन युग्म को दर्शाता है, जो उसमें जीन युग्म को एक जीन युग्म को दर्शाता है, जो उसमें एक जीन युग्म को दर्शाता है। देखो कैसे दर्शा रहा है, ये क्या है लंबा और ये क्या है बौना। तो दोनों से एक ही आए दोनों से थे, दो थे, लेकिन क्या आया एक आया, एक लंबा आ गया और एक बौना आ गया। वही हमने कहा कि पृथक्करण का नियम, तो यहाँ पर इस नियम की पुष्टि हो गई कि दोनों से क्या था, एक लंबा आ गया और एक बौना आ गया। तो क्या बन गया हमारा संकर। ये क्या है संकर है, ना वो लंबे में है ना वो बौने में है। तो ये हमारा संकर पौधा प्राप्त हुआ था। तो इसमें एक नियम की क्या पुष्टि हुई, इसमें एक युग्मक आया इससे और एक युग्मक आया है इससे, तो इससे हमारा क्या बना था, संकर बना था। फिर अगली लाइन से लिखो, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, यानी कि अब F2 में आ गए। द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में युग्मक बनते समय ये जीन पृथक हो जाते हैं। ये जीन पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन पहुंचता है इसलिए हम यह मानते हैं
इसलिए हम यह मानते हैं कि विपर्यासी लक्षण के जीन इसलिए हम यह मानते हैं कि विपर्यासी लक्षण के जीन युग्म के प्रत्येक जीन विपर्यासी लक्षण के जीन युग्म के प्रत्येक जीन युग्मक प्रत्येक जीन युग्मक सदैव शुद्ध होते हैं। जीन युग्मक सदैव शुद्ध होते हैं। इस प्रकार मेंडल के नियम की पुष्टि होती है। इस प्रकार मेंडल के नियम की पुष्टि होती है। समझ में आ गया ये पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, इसके नियम की पुष्टि हो गई। कभी ये हमने इस वजह से लिखाया है, कभी प्रश्न आ जाता है कि पृथक्करण के नियम की शुद्धता का वर्णन करो या मेंडल के पृथक्करण के नियम को बताओ। ठीक है, अब इसका एक तीसरा नियम एक और है जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हेडिंग डाल लीजिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वह क्या है, यानी कि जब इसमें दो या दो से अधिक प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। अब देखिए, दो है, जैसे हम एक के मध्य करा रहे थे, अब यहाँ पर आ गए दो विपर्यासी लक्षण वाले, उनके मध्य क्या कराया हमने, संकरण। तो ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसे हम द्विसंकरण संकरण का नियम भी कहते हैं। और इसमें जो अनुपात निकल कर आता है वह आपका होता है 9:3:3:1। ठीक है, और ये डायग्राम विधि से हम इसे आपको बताएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिए पहले, जब दो या दो से अधिक प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के किसी लक्षण के साथ संतानीय पीढ़ी में चले जाते हैं और मेंडल के इस नियम की व्याख्या
द्विसंकर संकरण के आधार पर करते हैं। और फिर मेंडल के इस नियम की व्याख्या द्विसंकर संकरण के आधार पर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि जब दो या दो से अधिक प्रभावी लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया तो उनके जो जीन युग्म थे वह पृथक्करण हुए, यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति उनसे मुक्त हो गए और ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के साथ नहीं गए, ये दूसरी पीढ़ी में चले गए। और इनका फिर हम किस में देखते हैं इसकी व्याख्या? द्विसंकर संकरण में। तो ये आपके स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम था। अब इसी के आगे जो आपकी हेडिंग है द्विसंकर संकरण द्वारा, लिखें द्विसंकर संकरण द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पुष्टि। द्विसंकर संकरण द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की पुष्टि। तो द्विसंकर संकरण द्वारा जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नियम की पुष्टि हो रही है, इसके बाद में पुष्टि होने के बाद जो हमने आपको अनुपात बताया वही इसका अनुपात निकलेगा। कितना? 9:3:1, 9:3:3:1, यानी कि जो पूरे होंगे वे कितने होंगे? 16 है। ठीक है, इसे हम कल आपको बताएंगे विद डायग्राम।